सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज और संदीप भैया। और ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी या फिर कोई भी टॉप का गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने जेई मेन दिया या फिर जेई एडवांस आप देने वाले हैं तो देखो गाइस, मैं जो ये बात बोलने वाला हूं प्लीज इसको नोट करके रख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जेईई मेन देने के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, हमारे मन में क्या होगा ना, अफरा तफरी मच जाएगी कि कौन सा काउंसलिंग का फॉर्म कब आ रहा है और हमें कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो, जेईई मेन की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो जेईई मेन से इतने सारे काउंसलिंग हैं जो जेईई मेन के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और अलग अलग जाके इनके पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जो जेईई एडवांस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं और इनके पोर्टल पे अलग अलग जाके अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे हैं जिनके जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते हैं लेकिन कराएंगे जेईई मेन के थ्रू, जैसे इनकी लिस्ट है तुम्हारे सामने, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिक्योरिटी के थ्रू कराएंगे और डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग। मतलब क्या होता है कि जोसा और सीसैप होने के बाद कुछ ट्रिपल आईटीज और कुछ जीएफटीआई में जो सीट बच जाती है उसमें ये लोग डायरेक्ट एडमिशन देते हैं बुला के। ये भी एक होता है, तुम्हें शायद पता नहीं हो। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, एमएससीटी और कॉमेट के वीआईटी और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू भी एडमिशन होता है। तो हमारे यहाँ बच्चों के मन में डाउट होता है कि भैया हमारी जेईई मेन में तो रैंक आ गई, हमें किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, कौन से काउंसलिंग में बैठना है। तो देखो, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके जेईई मेन के रैंक पर। अगर आपकी रैंक अच्छी है, मान लो आप जेईई एडवांस क्वालिफाई हो, तो आप जोसा के लिए सिर्फ और सिर्फ बैठोगे। अगर आपकी जेईई एडवांस में रैंक खराब है तो हो सकता है कि आप आईआईएसटी आईआईपीई इन सब के लिए बैठो, है कि नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई ही नहीं किया, आप सिर्फ जेईई मेंस क्वालिफाइड हो। तो जेईई मेंस अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई किया तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो अगर उसमें भी परसेंटाइल का है कि अगर आपका 95 से ज्यादा परसेंटाइल है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट। अगर आपका 95 से है तो जोसा में बैठना ज्यादा समझदारी की बात है। 95 से अब वालों को 90 to 95 90 से 95 वालों के लिए क्या ज्यादा समझदारी की बात होती है। तो भैया तुम अपने स्टेट में ट्राई करो, वहां का जो टॉप कॉलेज है वहां के टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच लो, आपके लिए वो समझदारी का बात है। तो बच्चे के दिमाग में मन में ये सवाल आता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका जेईई ही क्वालिफाइड नहीं होगा, है ना, वो जेईई में एक तरीके से मतलब जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। क्योंकि 100 कॉलेज तो तुम्हें इसी में देखने को मिल जाएंगे। हर जैसे AKTU में 500-600 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। एमपीडीटी में कितने सारे कॉलेज हैं, मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की कमी नहीं है इंडिया में। कमी है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की। अगर तुम्हारी रैंक खराब आ रही है या अच्छी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि रैंक ये डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो मुझे लगता है बहुत हद तक चांस ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% या 110% सही है, पर बहुत हद तक चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, सिंपल फंडा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि काउंसलिंग बहुत सारा है। हमें सबसे पहले चूज करना चाहिए कि हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा काउंसलिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बहुत ज्यादा जगह काउंसलिंग करा के बहुत ज्यादा पैसा फंसाना बहुत समझदारी का बात नहीं है। लेकिन बात ध्यान से सुना, बहुत सारे आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये सारी काउंसलिंग्स निकल जाएंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और आप में से तो कितनों को पता भी नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सर मैं कैसे अपडेटेड रहूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे रैंक पे कौन से काउंसलिंग में बैठना ज्यादा यूजफुल है, या फिर सर मैं कैसे अपडेटेड रहूं कि कौन सी काउंसलिंग कब चल रही है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसमें अप्लाई करने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसके अप्लाई करते टाइम कितना फीस लगेगा, और कॉलेज मिलने के बाद मुझे कितना फीस जमा करना पड़ेगा। और बाद में मान लो मैं जोसा में बैठा और मुझे कोई जीएफटीआई मिला, मान लेते हैं, मान लो तुम जोसा में बैठे और तुम्हें जीएफटीआई मिला, साथ में तुमने यूपीटीयू में बैठा और तुम्हें एचबीटीयू का सीएसई मिल गया,
तो तुम क्या चाह रहे हो कि भैया मैं HBTU में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो यहां से जो मैंने पैसे GFTI को पैसे दिए हैं और रिफंड कैसे होगा, ये सारा का सारा एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। मान लो तुम 2-3 काउंसलिंग एक साथ करा रहे हो, हर जगह तुमने पैसे फंसाए हुए हैं, तो एक ही जगह तो एडमिशन लेना है ना, तो बाकी जगह से पैसे वापस कैसे लेने हैं, और वापस मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, ये सब जानना हमारे लिए बड़ी ही आवश्यक बात है। अब ये सब हमें पता कैसे चलेगा, कैसे हम अपडेट रहे कि कौन सी काउंसलिंग का फॉर्म आई, उसमें कैसे अप्लाई करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसके लिए कोई तो होना चाहिए ना, या तो कोई वेबसाइट हो जो तुम्हें बताए और तुम डेली जाके उस पर चेक करो, सारी काउंसलिंग एक जगह आ जाए। मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया कोई है, हालांकि हम इस पे काम कर रहे हैं, मैं खुद सोच रहा हूं अपनी वेबसाइट बनवाने की। या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो आके तुम्हें सारा कुछ बताता जाए, ठीक है। तो ये बीड़ा इस बार मैं उठाने वाला हूं, सच बता रहा हूं गाइस, मैं टाइम टू टाइम आके वीडियोज अपलोड करता जाऊंगा कि इसका फॉर्म आ गया है, इसकी काउंसलिंग ऐसे करनी है, इसका फॉर्म ऐसे भरना है, चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, अगर कभी इस कॉलेज से पैसा वापस लेना हो तो कैसे लेंगे, और अगर इस कॉलेज में सीट मिल रही है तो पैसा देना है तो कितना देंगे, कैसे देंगे, कैश लेगा, चेक लेगा या डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लेगा, कैसे लेगा, और अगर इनके कितने राउंड्स होंगे, स्पॉट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, इन सब का मैं तुम्हें पूरा डिटेल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर वीडियो अपलोड करने से क्या हो जाएगा, हमारे डाउट्स तो क्लियर ही नहीं होंगे। हाँ, बात सही है, इसीलिए हमने डाउट सेशन का भी अरेंजमेंट कर रखा है। मैं हर वीक में 1 से 2 बार लाइव आऊंगा और आपके क्वेरीज को डिटेल रूप से मैं लूंगा। इसके लिए यूट्यूब पे कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आई विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना है, इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा है कि फेमस होना है, नहीं, सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको इस चैनल की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। और मैं एक बात तुम्हें बता के रख रहा हूं कि तुम्हारी परसेंटाइल जो भी हो, मैं जब तक हूं तब तक मैं पूरी प्रयत्न करूंगा कि तुम्हें कॉलेज मिले। मेरे लिए हर एक बच्चा इक्वल है, हर एक बच्चा मेरा भाई है। मैं तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक तुम में से हर एक मेरे भाई को कॉलेज ना मिल जाए। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आज से 4-5 साल पहले मैं बीटेक में एडमिशन लेने आया था और उस टाइम पे मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग थी MNNIT इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में। मैं वहां पर गया था। अब हुआ क्या था, आई थिंक तीसरा या चौथा राउंड था या 5वां राउंड था। अब उस टाइम पे क्या था, मेरे पास फोन नहीं था, मैं कोटा से बिलोंग करता था, मतलब कोटा पढ़ने गया था और उसके बाद ही फिर वही था। तो मेरे पास कीपैड फोन था और आज भी मतलब ज्यादातर बच्चों के पास कोटा में कीपैड फोन ही होता है, ठीक है। पेरेंट्स वैसे भी पहले के टाइम में फोन नहीं देते थे और थोड़ा सा ये डेटा वाटा इतना सस्ता भी नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ मसला कि जब मैं वहां पर गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लेखपाल साहब हैं, मैंने उनसे बोला कि साहब या बच्चे हमारे यहाँ के बता रहे हैं कि नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कास्ट सर्टिफिकेट पे देखो लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए वैलिड है। तो मैंने भी मान लिया कि साहब 3 साल के लिए वैलिड है, और ऊपर से जोसा में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो जाति प्रमाण पत्र होता है, और मैंने स्टेट का बनवा रखा था, वो भी 2 साल पुराना। अब जब मैं वहां फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गया तो उन्होंने मेरी सीट कैंसिल कर दी, और वजह ये था, उन्होंने बोला था कि आई थिंक 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए था और मेरा तो 2 साल पुराना था। तो अब रीजन क्या था मेरे सीट कैंसिल होने के पीछे का, रीजन क्या था? मेरे सीट कैंसिल होने के पीछे का रीजन था सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता। अगर मैं उस टाइम पे मेरे पास फुल इंफॉर्मेशन होता तो मेरा सीट कैंसिल नहीं होता। तो फिर क्या था, फिर रोना धोना वही हुआ। उसके बाद से मैं सोचा, क्योंकि 35,000 तो मैं पहले जमा कर चुका था, क्योंकि जिस दिन आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा उसी दिन जमा करना होता है या 2 दिन का टाइम मिलता है। तो 35,000 उस वक्त लगता था सीट एक्सेप्टिंग फीस, मैं 35,000 जमा कर चुका था। तो अब उसके लिए भी मुझे परेशान होना पड़ा कि ये 35,000 वापस कैसे आएंगे। और उस टाइम पे मैंने AKTU में भी काउंसलिंग करा रखी थी। अब AKTU में आई थिंक दूसरे तीसरे राउंड में KNIT सुल्तानपुर मिला था, फिर IT में गया और मैं IT के कंप्यूटर साइंस के लिए वेट कर रहा था कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए। बट फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम जितना राउंड AKTU में जा रहे हो आगे, उतना पैसा तुम्हारा कट रहा है, जल्दी से जल्दी रिफंड कर लो अगर तुम्हें कहीं और एडमिशन लेना है तो। फिर बाद में मैंने
एएमयू में एडमिशन ले लिया, और जब मैं AKTU से रिफंड के लिए अप्लाई किया तो 20,000 मैंने उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया था, उसमें से उन्होंने 10,000 काट लिए। रीजन क्या था? मेरी अज्ञानता। उस टाइम पे मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, और मुझे काउंसलिंग के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, और ना ही मेरे पास फोन था। फोन तो मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर में आया तब मुझे मिला, और उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे फैमिली में बहुत लोग कोई ऐसा था जिसने काउंसलिंग पहले करा हो या आइडिया हो। दोस्तों से ही बात करके पता चलता था, और ना ही मेरा कोई बड़ा भाई था जो मुझे इसमें गाइड करे। पर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ है। तुम्हें जब भी डाउट हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ना सिर्फ कॉलेज मिलने तक, कॉलेज मिलने के बाद भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो हमेशा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब कुछ तुम्हारे पास है मेरा। डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी। लेकिन जो मेरे टाइम पे मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे बहुत पैसे भी वेस्ट हुए, इमोशनली भी मैं तो बहुत ज्यादा हैरास्ड हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तो अच्छी बात ये थी कि मैंने एएमयू का फॉर्म वैसे डाल रखा था पैरेलल में, वरना मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाता। तो एएमयू का फॉर्म मैंने पैरेलल में डाल रखा था, और एएमयू में मेरा एडमिशन हो गया। और सबसे अच्छी बात थी कि एएमयू की फीस इतनी कम थी कि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं चला। उन्होंने ज्यादा कुछ मुझे डांटा भी नहीं कि तुमने इतने पैसे क्यों वेस्ट करा दिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 8,000 रुपए में भी बीटेक हो सकता है। तो एक तरीके से मेरे साथ मतलब मेरे अज्ञानता की वजह से अगर कुछ बुरा भी हुआ तो कुछ ठीक भी हुआ, जिसकी वजह से ठीक है, मुझे उस बात का कोई गिल्ट नहीं है। बट सोचता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं जब तक हूं तुम में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब चलो मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। मैं बताता हूं कि देखो जैसे जैसे इनके काउंसलिंग डेट्स आते जाएंगे, फॉर्म निकलते जाएंगे, मैं उसको बताता जाऊंगा। ये भी साथ में ये भी बताऊंगा कि किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको किसको अप्लाई करने में फायदा है। हमें हर जगह अप्लाई भी नहीं करना है, और किसी भी अच्छे अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज लेवल पे भी एडमिशन होते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। और आज जिन जिन बच्चों को मैंने एनएफएससी, एनटीआरआई, जामिया इन सब में भिजवाया हूं, दयाल बाग इन सब में भिजवाया हूं, आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर हमारे रैंक पर, हमारे परसेंटाइल पर हमारे लिए मुझे लगता है बेस्ट कॉलेज है। अगर मुझे कहीं नॉर्मल कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी मिल गया होता ना, तो भी मैं आज इतना अच्छा नहीं कर रहा होता। तो तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा फैक्ट रखूंगा, हॉनेस्ट रखूंगा, और तुम्हारे साथ हॉनेस्ट भी रहूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा एक बात मैं और तुम्हारा बताना चाहूंगा तुम्हें, 15 अप्रैल को मेरा वेबिनार है जो कि यूट्यूब पर है 8 बजे रात को, 8 PM पर है। 15 अप्रैल को सारे लोगों से निवेदन है कि आके अपने डाउट्स पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें कि आपके परसेंटाइल पे आपको कहां पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको क्या क्या मिलने की संभावना है, और किसी भी फर्जी काउंसलर के चक्कर में नहीं पड़े जो 15-20 हजार चार्ज करता है। और वो उतना चार्ज, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है किस बात का प्राइवेट कॉलेज में भिजवाने का इतना महंगा चार्ज किस बात का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा मैं लिस्ट भी दे दूंगा टॉप प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, लेकिन मैं आके यहाँ पे इनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि टॉप प्राइवेट कॉलेज में वही लोग जा रहे हैं, जा सकते हैं जिनके पास पैसा हो। मैं लोन लेके पढ़ने के लिए बहुत ही कम रिकमेंड करता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि तुम पता चलेगा 15-20 लाख का लोन लेके पढ़ रहे हो और तुम्हारा 10 लाख का भी एवरेज, तुम्हारा 10 लाख का भी प्लेसमेंट नहीं लगेगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, तो कुछ ही कॉलेजेस हैं जहां पे मैं रिकमेंड करता हूं। तो मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा काउंसलिंग के बारे में। इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, कोई भी न्यूज तुमसे नहीं छूटेगी। लास्ट ईयर हमने जीएफटीआईज में और IIITs में भी अपने बच्चों को भेजा था, और उन्हें यहां एडमिशन मिला था विदाउट जोसा, विदाउट सीसैप। IIITs में भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, लेकिन बच्चों को नॉलेज नहीं था, पर हमें पता होता है क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। तो वी विल हेल्प यू, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर वीक मैं लाइव सेशन लगाऊंगा, और हर एक इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आता जाएगा मैं देता जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा सिर्फ यही काउंसलिंग के लिए कॉलेज है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो मैंने यहां मेंशन नहीं करा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। मैं जब तक हूं तब तक तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारी जो भी परसेंटाइल है तुम मुझे बताना। और एक बात और, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे और मुझसे सजेशन ले रहे थे। इवन ये बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स या बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे, और मुझे कॉल करके पर्सनली उन्होंने सजेशन लिया। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा कि यू आर टेकिंग एडवाइस।
तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर आप में से किसी को भी मुझसे पर्सनल या हमारी टीम से पर्सनल काउंसलिंग करानी हो तो हमारा प्लान जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इसके लिए आप STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी होगा। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखो। आपको किसी चोचले में नहीं फंसना है, किसी उसमें नहीं फंसना है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स मैं खुद अपने वीडियोज के थ्रू और अपने लाइव सेशन के थ्रू सॉल्व कर दूंगा। हाँ, आप और भी एजुकेटर्स के डेफिनेटली वीडियोस देखिएगा, बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन हाँ, वन ऑफ द मैं चाहता हूं कि दिस STBZ शुड बी वन ऑफ देम, जो आपका फेवरेट हो, जो आपको आप कभी भी ये कह पाओ कि संदीप भैया ने मेरे टाइम पे मेरी बहुत हेल्प की। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं हूं, जब तक आप मुझे फॉलो कर रहे हो, काउंसलिंग में आपसे एक भी गलती नहीं होगी। सिंगल मिस्टेक यू विल नॉट डू, सिंगल मिस्टेक नहीं होगी। मैं पिछले कई सालों से काउंसलिंग का काम कर रहा हूं और किसी भी बच्चे का कोई भी मिस्टेक नहीं होता है, जो भी हमारे देख रेख में अपना कार्य करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।